कोई पार्टी का सपोर्ट नहीं मिले तब भी आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, एकदम निर्दलीय लड़ूंगा। अच्छा, जेपी भाई पटेल का पारिवारिक राजनीतिक ग्राउंड यहाँ पे बहुत मजबूत रहा है और वो कई बार से विधायक रहे हैं। उनके कार्यशैली को, मांडू विधानसभा की हालात को बयां करें। आपको अगर मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दोनों के तरफ से और जो टाइगर जयराम है तो ऑफर आ जाता है कि लीजिए चलिए आपको भी हम दिए, आप मेरे साथ आ जाइए, तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? देश के संविधान मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आप एक बड़े अधिवक्ता हैं, हाईकोर्ट के हैं, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत आप 1932 को एस्टेब्लिश करवा देंगे झारखंड में? कौन सा ऐसा कानून है? पॉइंट वाइज बताइएगा सर, आर्टिकल फलना, आर्टिकल 2। नियोजन नीति को लेकर संविधान क्या कहता है? क्योंकि आप एक हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं और जरूरी है क्योंकि 1932 का मुद्दा बना हुआ है, हर राजनीतिक दल इसकी बात करते हैं, लेकिन आज तक 1932 लागू क्यों नहीं हो पाया है? और लागू भी होता है तो फिर 9वीं अनुसूची के लिए केंद्र के पास या फिर वहां क्यों फेंक दिया जाता है सर? ये बड़ा मुद्दा है। अंतिम, जनता क्यों आपको वोट करे? क्यों डॉक्टर नासिर उनके आने वाले समय के विधायक हों? तो मैं ये अपील करता हूं अपने जनता से कि इस बार एक बदलाव की तरफ बढ़ें, एक शिक्षित उम्मीदवार को दें। कि जब आप अपनी बेटी की, अपनी बहन का शादी करने जब जाते हैं तो पूछते हैं कि लड़का कितना पढ़ा लिखा है, लड़का क्या करत है बउआ, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो आप जातीयता के आधार पर बढ़ जाते हैं, ना कि उनका क्वालिफिकेशन चेक करते हैं कि हमारे सांसद महोदय, हमारे विधायक महोदय कितने पढ़े लिखे हैं, कितना उनके द्वारा जायज काम किया गया, हमारे बच्चे को कितना वो ज्ञान दे पाएंगे। जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, और कहीं है स्वर्ग तो उसे उतार ला जमीन पर। और स्वर्ग क्या है आप सब जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारी कल्पना है, और उस कल्पना को साकार करने की एक मजबूत और मुकम्मल कोशिश यहाँ पर जो बैठे हुए व्यक्तित्व हैं, मोस्टली एजुकेटेड और शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त रूप से काम करने वाले, कई कॉलेज, कई विद्यालय को संचालित करने वाले, और सिर्फ व्यवसायीकरण नहीं, इनके द्वारा मजबूत कोशिश की गई है कि क्षेत्र में हर व्यक्ति शिक्षित, सुरक्षित और मजबूत हो। और मेरे हाथों में इनका एक पम्पलेट है जो आज मीडिया कर्मियों के लिए कार्यक्रम बुलाया गया था, हम चौथे स्तंभ। ये एक एडवोकेट है, इसलिए इनके सामने कोई गलत बात का हम प्रयोग नहीं करेंगे। हम चौथे स्तंभ बोले जाते हैं, लेकिन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में हम चौथे स्तंभ नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमको सम्मान देने का इन्होंने काम किया। दिल से स्वागत है आपका सर, आभार कि आपने हमको मौका दिया। न्याय, विकास और समानता के लिए प्रतिबद्ध भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अपना परिचय आप खुद देंगे कि आप इस मैदान में, चुनावी मैदान की आप घोषणा भी कर चुके हैं कि मांडू विधानसभा से आप अपनी किस्मत आजमाएंगे। एक और भारतीय जनता पार्टी जैसा वर्ल्ड फेमस पार्टी, दूसरी ओर जेपी भाई पटेल जो खुद के साथ टैग लगाते हैं, जहां जाता है जेपी वहीं हो जाता है विजय। तो वैसे आदमी के बीच में आप अपने आप को, और एक तीसरा मोर्चा भी आया हुआ है, जेल कैंप, टाइगर जयराम में, तो कहाँ, कैसे सर, आप कैसे डॉक्टर नासिर अंसारी आएंगे, बताइए। सबसे पहले आपके चैनल को आभार, अभिनंदन, और आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्ते, झारखंडी जोहार, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर नज़ीर अंसारी है, और जैसा कि आपने मेरे क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताया, मैं BE LLB और ऑनर्स PhD हूँ, और ये डॉक्टरेट की डिग्री मुझे सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए मिला। जैसे कि आपने कहा कि स्कूल और कॉलेजेस के बारे में, तो शिक्षा में अच्छा योगदान देने की वजह से मुझे डॉक्टरेट की डिग्री मिली है। जहाँ तक इन सब पार्टियों का आपने नाम लिया, वाकई ये लोग अपने स्तर से काम कर रहे होंगे, लेकिन जब मैं ग्राउंड में आया हूँ तो चीज़ें अलग नज़र आ रही हैं और सोशल मीडिया में अलग नज़र आ रही हैं। ग्राउंड में वाकई में लोगों का मनोबल टूटा हुआ है, लोग नया चेहरा देख रहे हैं, नया बदलाव देख रहे हैं, और एक शिक्षित उम्मीदवार की तलाश में है। वो मैं जा रहा हूँ तो लोग एक नारा दे के मुझे बोल रहे हैं कि जन जन की यही पुकार, इस बार शिक्षित उम्मीदवार। तो ये हर पंचायत में मुझे सुनने को मिल रहा है, और मैं इस नारे से इतना खुश हो गया कि मैंने अपने बोला कि यार मुझे इस मैनिफेस्टो में ये ज़रूर डाल देना कि जन जन की यही पुकार, इस बार शिक्षित उम्मीदवार। बिल्कुल, आपके क्वालिफिकेशन को देखकर, आपने जो तालीम हासिल की है, आपका जो कार्य है, मैं भी प्रभावित हूँ। एक मीडिया के नाते मैं भी बड़ा खुश हूँ कि क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला इतना साक्षर, इतना शिक्षित, जो लोगों को जायज मुकाम दिलाने का एक मुकम्मल कोशिश कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है सर कि आप एक सीनियर एडवोकेट, आप
इतने बड़े बड़े संस्थान को चला रहे हैं, फिर भी आपने राजनीति के क्षेत्र को ही क्यों चुना? क्यों और मांडू ही क्यों आपका? शॉर्ट में बताइएगा कि आखिर मांडू ही क्यों और राजनीति क्यों आपका अगला कदम हुआ? राजनीति ही बोलिए, क्योंकि जब शिक्षित है तो राजनीति ही चुनेंगे, क्योंकि शिक्षित होने से ही आप, जब तक राजनीति में शिक्षित लोग नहीं आएंगे आप विकास की परिभाषा को नहीं बदल सकते हैं। क्योंकि विकास की परिभाषा पिछले 40 साल में जो मांडू विधानसभा में मैंने देखा है वो सिर्फ नाला, राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, अबुआ आवास ये सब में सीमित हो गया है, जबकि ये हमारा मूल अधिकार है। हमारा एक्चुअल विकास की परिभाषा हमें आर्थिक रूप से मजबूत होना, शिक्षित होना है, ताकि जब हम आर्थिक रूप और शिक्षित रूप से मजबूत होते हैं तो हमारा समाज मजबूत होता है और इससे हमारा राज्य मजबूत होता है। तो मैं समझता हूँ कि शिक्षित हैं इसलिए राजनीति में है और इससे दायरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि आज मैं अपने स्तर से सेवा कर पा रहा था, कल जब मैं सरकार में आऊँगा या राजनीति में आऊँगा तो ये मेरा दायरा घर पर नहीं पूरे मांडू विधानसभा में रहेगा। आज का जो आपका कार्यक्रम है, आप बड़े मास लेवल पे मीडिया कर्मियों को बुलाएं और खास करके सोशल मीडिया जो वायरल होता है धड़ाधड़, तो आज खास करके आज उन पेजों के हीरो आप होने वाले हैं। तो क्या उद्देश्य आपका? कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या फिर किसी पार्टी के तरफ में आप अपना एक मिशन लगाए हुए हैं कि वहाँ से टिकट हमको मिले या फिर नहीं भी मिलेगा तो हम लड़ेंगे? देखिए, अगर ये करना होता सोशल मीडिया में और टिकट की बात होती तो शायद मैं आप लोगों को पहला दिन बुलाता, लेकिन मैं आप लोगों को 2 महीने 4 दिन बाद बुला रहा हूँ, क्योंकि जब मैं पंचायत घूमा, अभी तक मैंने 161 गांव घूमे हैं, 161 गांव। जब परिस्थितियों को समझा, जाना, लोगों से मिला, तब जा कर के मैं आप लोगों से मिल रहा हूं, ताकि मैं बता पाऊं कि एक्चुअल में लोग एक्चुअली परेशान हैं, मनोबल टूटा हुआ है, दुखी हैं और एक नया चेहरा तलाश कर रहे हैं। तब आज आप लोगों को आमंत्रित किया हूं ताकि मेरी आवाज़, जनता की आवाज़ अब लोगों तक पहुँचा पाएँ। कोई पार्टी का सपोर्ट नहीं मिले तब भी आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, एकदम निर्दलीय लड़ूंगा। आपको अगर मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दोनों के तरफ से और जो टाइगर जयराम है तो ऑफर आ जाता है कि लीजिए चलिए आपको भी हम दिए, आप मेरे साथ आ जाइए, तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? किनकी राजनीतिक छवि या फिर किनका कार्यशैली आपको ज़्यादा प्रभावित करता है? मैं तो समझता हूँ कि मैं जनता के बीच से उठा हूँ, तो ये मैं जनता के बीच ले जाऊँगा, अपने एडवाइजरी बोर्ड के पास ले जाऊँगा, वर्किंग कमेटी के पास ले जाऊँगा और जनता के पास ले जाऊँगा कि आपकी विचारधारा किससे मिलती है। क्योंकि मैं तो एक प्रतिनिधि हूँ, मेरा किसी पार्टी में होना नहीं होना, मैं इसी का तो लड़ाई लड़ रहा हूँ कि आपको पार्टी देख के वोट नहीं करना है, आपको कैंडिडेट देख के वोट करना है। जब आप कैंडिडेट देख के वोट करते हैं उसकी भी उतनी ताकत होती है जितना पार्टी से लाया हुआ टिकट की होती है। तो मेरी तो लड़ाई तो इसी में है, इसीलिए मैं जनता से पूछूंगा कि मुझे वो काम करना चाहिए, किसकी विचारधारा में जाना चाहिए, कौन सारे धर्म जात को लेके चलता है, कौन समानता के रूप देता है, कौन युवाओं को रोजगार की बातें करता है, उन सबको देखते हुए जो जनता बोलेगी। मतलब स्पष्ट है कि कोई टिकट वगैरह मिले ना मिले आप लड़ने वाले। अच्छा, जेपी भाई पटेल का पारिवारिक राजनीतिक ग्राउंड यहाँ पे बहुत मजबूत रहा है और वो कई बार से विधायक रहे हैं, उनके कार्यशैली को, मांडू विधानसभा की हालात को बयां करें कैसे? कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म? छोटे शब्द में बताइए जो बहुत प्रभाव डाले, आप अधिवक्ता हैं। सही बताऊँ तो बहुत तकलीफ़ होती है और दिल को पीड़ा भी पहुँचती, कभी कभी आंखें भी भर जाती है, इसलिए क्योंकि मैं एक चटकरी गांव है विष्णुगढ़ में, प्रखंड में, जब वहाँ गया तो समझिए कि वहाँ 2 व्हीलर जाने का रास्ता नहीं है, 4 व्हीलर तो छोड़ दीजिए, 4 व्हीलर जाने के लिए इतने बड़े बड़े पत्थर डालने पड़ गए थे। आइए आप कनकी पंचायत में जहाँ पर हेसना गड़ा है, वहाँ पर लोग 4 किलोमीटर ट्रैवल करके चूहा का पानी पीने जाते हैं। आइए आप दूसरी तरफ जहाँ पर 5 से 6 किलोमीटर लोग जाते हैं सिर्फ पानी भरने के लिए, सबके यहाँ नल है, जल नहीं है। कोयला क्षेत्र में आइए तो वहाँ हाथियों से परेशान है और कपाहन से परेशान है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम 40 साल में बहुत होता है। मैं कहता हूँ कि अगर एक पंचायत को 1 साल दिया होता, 90 पंचायत के आसपास है, अगर 1 साल में एक पंचायत को दिया होता तो 40 साल में हर पंचायत आज विकास का रूप दिखाने को मिलता। आपका चुनावी मुख्य मुद्दा क्या होगा? किन मेन पॉइंट्स को लेकर आप मैदान में उठेंगे? सिर्फ मांडू का या फिर झारखंड की जो राजनीति अभी चल रही है उन सब बातों को लेकर आप मांडू विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने के लिए आएंगे? सबसे पहले देखिए, घर की सफाई घर से होती है, तो सबसे पहले मैं अपने मांडू विधानसभा पर ही ध्यान दूंगा, फिर राज्य स्तर पे जाऊंगा। जब तक मेरा घर ही साफ नहीं होगा तो मैं दूसरे को क्या सिखाऊंगा और क्या बोलूंगा। तो मैं चाहूंगा कि अगले 5 साल में मैं मांडू की जितनी समस्याएं हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा दूर करूँ। प्रमुख क्या मुद्दा होगा आपका? एक छोटा सा। रोजगार। 1932 खतियान को लेकर आप यहाँ पर बता रहे हैं, पूरे राज्य में 1932 खतियान को लेकर या फिर स्थानीय नीति, स्थानीय खतियान आधारित 32 आधारित नियोजन नीति की पूरे राज्य में चर्चा होती है। 1985 का कटअप देकर पास भी किया गया था बीजेपी में, जेएमएम आती है और
पुरजोर के साथ, ढोल नगाड़े के साथ 1932 को पास भी करती है, 9वीं सूची के लिए भी भेज देती है। राज्यपाल रमेश बैस वापस कर देते हैं। भारत देश के संविधान मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आप एक बड़े अधिवक्ता हैं, हाईकोर्ट के हैं, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत आप 1932 को एस्टेब्लिश करवा देंगे झारखंड में? कौन सा ऐसा कानून है? पॉइंट वाइज बताइएगा सर, आर्टिकल फलना, आर्टिकल 2 बताइए। देखिए, मुख्य रूप से यही है कि अगर 1932 को लागू करना है तो मैं चाहूँगा कि ये अनुच्छेद 9 में जाए और वहाँ फिर जिसे चेंज नहीं कर पाए लोग, क्योंकि जब तक वो आएगा नहीं वो होगा नहीं, क्योंकि अदरवाइज सारे पॉलिटिकल पार्टी को ये होने लगेगा वो चेंज करते रहेंगे स्थानीय नीति को। अगर अनुच्छेद 9 में जाएगा तो ये चेंज नहीं होगा। और इसको सिर्फ इसी से नहीं, आपको आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 सबको लेके चलना होगा, सिर्फ एक आर्टिकल को लेके चलना नहीं होगा, क्योंकि राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एम्प्लॉयमेंट सबको लेके चलना होगा। और ये जो आरक्षण और स्थायी नीति की बात करते हैं तो आरक्षण बेसिकली 4 तरह के होते हैं, अगर शॉर्ट रखना चाहूँ तो, जिसमें आरक्षण आपको पॉलिटिकल पार्टी का आरक्षण होता है, एम्प्लॉयमेंट का होता है, रोजगार का होता है ना। तो ऐसे में आपको जब आप देखते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको स्थानीय नीति बनानी ही पड़ेगी। जब तक ये नहीं बनाएगा राज्य का विकास कहीं ना कहीं स्लो रहेगा। अच्छा सर, नियोजन नीति को लेकर संविधान क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 16 क्या कहता है सर? उसको वो कहता है कि देखिए, नियोजन हर स्टेट का अपना नियोजन स्थानीय नीति है। जैसे बिहार का है, बिहार में आप देखिएगा 1982 में बना था वो, तो उसमें मेरे को तो वो याद भी है कि 5014 उसका वो गैजेटेड नोटिस था, जिसमें उसने कहा था कि ग्रुप सी और ग्रुप डी ये जो 2 वैकेंसी आएंगी वो सिर्फ बिहार के लोगों को ही मिलेगी। आइए आप उड़ीसा में स्थायी नीति ऐसी है कि वहाँ पर बोला गया कि जो ओरिया और बंगाली जानते हैं उनके लिए स्थायी नीति बनी। उसी तरह झारखंड में अभी तक ऐसी कोई नीति नहीं बनी है। मैं चाहूँगा कि वो बिहार से हम लोग अलग हुए हैं तो कम से कम बिहार की जो स्थायी नीति है वो लागू कर दें। अच्छा, राज्यपाल रमेश बैस जो वापस किए थे, किन कारणों से वापस कर दिए थे कि 1932 एस्टेब्लिश नहीं हो कर सकते आप? इनमें दिक्कत है सर, ये पॉलिटिकल राइवलरी बोलिए या पॉलिटिकल गेम बोलिए, इस पे ज़्यादा नहीं बोलेंगे। रमेश बैस ने तो संविधान का हवाला, देखिए मेरे हाथ में एक कागज है, उसमें लिखा हुआ कि राज्यपाल ने इस विधेयक और प्रस्तावित अधिनियम पर वैधानिक पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य विधानमंडल को यह अधिकार नहीं है। और किन कानून के तहत कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 16 माने भारत के संविधान का 16 अनुच्छेद 16 और 16 का 3 के अनुसार सिर्फ संसद को यह अधिकार है कि विशेष प्रावधान के तहत धारा 35A के तहत नियोजन के मामले में किसी प्रकार के, मतलब विधानमंडल का अधिकार ही नहीं है सर, राज्य मंडल का अधिकार ही नहीं है। इसमें तो सिर्फ और सिर्फ हस्तक्षेप करने का अधिकार सेंट्रल को है, जो फेडरलिज्म है, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। सर एक बात बताइए, जब ये बात अगर है ऐसा तो फिर बिहार स्थानीय नीति कैसे बने? सर ये देखिए, मैं वहीं पे बोल रहा हूँ ना कि कानून को बहुत मायने से देखा जा सकता है। जैसे आप देखते होंगे हिट एंड रन केस में किसी को बेल मिल जाता है, किसी को बेल नहीं मिलता है, किसी को रेप केस में बेल मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है। तो न्याय जो है सर वो एकदम अलग है, उसकी परिभाषा ही अलग है। और उसी तरह जब ये सब बातें जब कानूनी का आती है ना सर, तो इसमें भी वही 2 तरह के होते हैं। जिसको आप पास कराना चाहते हैं इजीली पास हो जाता है, जिसको पास नहीं कराना चाहते, तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल राइवलरी और पॉलिटिकल गेम है सर। मैं इसमें ज़्यादा नहीं जा, इसलिए आपके साथ हम बात ये छेड़े क्योंकि आप एक हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं और जरूरी है क्योंकि 1932 का मुद्दा बना हुआ है। हर राजनीतिक दल इसकी बात करते हैं, लेकिन आज तक 1932 लागू क्यों नहीं हो पाया है? और लागू भी होता है तो फिर 9वीं अनुसूची के लिए केंद्र के पास या फिर वहां क्यों फेंक दिया जाता है सर? ये बड़ा मुद्दा है। अंतिम लाइन सर आपसे, अंतिम, बहुत अच्छी बात हुई आपसे। जनता क्यों आपको वोट करे, क्यों डॉक्टर नासिर उनके आने वाले समय के विधायक हों, एकदम अंत में, और अपील भी करे, बताइए सर। सबसे पहले तो सर मैं चाहूँगा कि मांडू विधानसभा की जनता सिर्फ एक बार शिक्षित उम्मीदवार को देखे, उसके बाद उसको पता चलेगा कि ये विकास का मायने क्या होती है, उसका परिभाषा क्या होती है। क्योंकि सर मैं समझता हूँ कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप अपने परिवार के लिए 4 जगह फ़ोन करते हैं कि कौन डॉक्टर अच्छा है। आप पता करते हैं कि वो पीजी है कि नहीं है, वो डबल पीजी है कि नहीं है, कि सिर्फ MBBS है। तो जब आप अपने स्वास्थ्य के लिए इतना सोचते हैं सर, तो जब तब अपना मांडू विधानसभा मेरा घर है, तो जब घर में किसी लीडर को चुनने की बात आएगी तो मैं क्यों ना देखूँ कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसने सामाजिक और नैतिक तौर में जीवन में क्या काम किया है, कि या सिर्फ उसके पारिवारिक का ही मिल रहा है। तो मैं ये अपील करता हूँ अपने जनता से कि इस बार एक बदलाव की तरफ बढ़ें, एक शिक्षित उम्मीदवार को दें, और अगर 40 साल आप ठगे गए हैं तो एक बार 5 साल और ठगा लीजिए, एक बार देख तो लीजिए कि शिक्षित उम्मीदवार आपके लिए करता क्या है। धन्यवाद।
तो हम ये जो बात कह रहे हैं हम उनका समर्थन नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम आपको ये बात जरूर कहेंगे कि जब आप अपनी बेटी की, अपनी बहन का शादी करने जब जाते हैं तो पूछते हैं कि लड़का कितना पढ़ा लिखा है, लड़का क्या करत है बउआ। लेकिन जब वोट देने की बात आती है, तो आप जातीयता के आधार पर बढ़ जाते हैं, ना कि उनका क्वालिफिकेशन चेक करते हैं कि हमारे सांसद महोदय, हमारे विधायक महोदय कितने पढ़े लिखे हैं, कितना उनके द्वारा जायज काम किया गया, हमारे बच्चे को कितना वो ज्ञान दे पाएंगे, क्योंकि जो ज्ञानी होगा वही क्षेत्र को ज्ञान दे पाएगा। आज इनके पास कुछ जानकारी नहीं, वो देगा कैसे? हम ये नहीं करें कि आप इनको अपना विधायक चुन लें, बना दें, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि पूरे राष्ट्र को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए शिक्षित व्यक्ति को ही आगे आने की जरूरत है और उनको ही लाना चाहिए। नहीं तो अगर नशे की बात करें, बलात्कार की बात करें, अत्याचार की बात करें, हत्या की बात करें, सब वही बढ़ावा देता है जो अशिक्षित होता है। जिनको जानकारी होगी कि इससे हमको खराबी होता है, वो कभी भी नशा नहीं करेगा, वो कभी भी बलात्कार नहीं करेगा। उनको मालूम हो जाए कि इस कानून के तहत उनको इतना सजा होना है, तो इसलिए शिक्षित उम्मीदवार को चुने। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा लगा।